Hello everyone. Welcome to our channel where we are going to discuss the polity by Lakshmi Kant. This is our free initiative. इसमें हम इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ाएंगे लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज के हिसाब से, और साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बुक। और इंडियन पॉलिटी हम आज शुरू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से। पहली सीरीज़ में हम ये करेंगे और नेक्स्ट में हम करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो कौन कौन सी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हमारे पेपर में आती हैं और जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं थ्रू लक्ष्मीकांत। चलो देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये है इलेक्शन कमीशन का सिंबल जो आपको याद रखना है। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए लोगों में, तो देख लीजिए क्या है। ये इंडियन फ्लैग है, उनके कलर्स हैं ये। ओके और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत निर्वाचन आयोग। एंड हु इज़ द मेंबर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन का कौन है अभी हेड? राजीव कुमार। ये आप देख लीजिए। ओके तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स क्या है, इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में आती है, परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है। और जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन नहीं होती है, अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। ठीक है, इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए। ओके और ना ही कोई स्पेसिफाइड टर्म है इनका। बस इन्होंने क्या बताया है, यहाँ वो 6 साल के लिए ऑफिस को रखते हैं होल्ड करके, या फिर 65 ईयर्स जो भी पहले हो। ठीक है, अगर वो 65 साल के पहले हो जाएंगे, अगर 1.5 साल का ही कार्यकाल हुआ तो वो रिटायर हो जाएंगे। इसमें ये नहीं है कि आपने 6 साल ही लगाने, या फिर 6 साल, या फिर उनकी एज लिमिट कितनी है? 65 ईयर्स। और वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको फिर से वो लग जाते हैं गवर्नमेंट सर्विस में। ठीक है, उनको डिबार नहीं है, उनको मना नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है जी। और इनकी 3 तरह की पावर्स होती हैं। एडवाइजरी, एडवाइस देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, प्लस क्वासी जुडिशियल फंक्शंस होते हैं। ओके जी। द नेक्स्ट वन इज़ यूपीएससी, जिसके लिए आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं। कईयों का ड्रीम है यहाँ पे पहुँचना। ठीक है जी। तो कौन है अभी आप देख लीजिए जो चेयरमैन है आपके, दोज पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम, कोऑर्डिनेटेड एग्ज़ाम। कौन है उनके चेयरमैन जो अभी बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। ओके यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 315 315 से 323 तक है, पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके जी। इसके लिए जो इंसान है जो यहाँ पे यूपीएससी के मेंबर्स हैं, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस उन्होंने होल्ड किया होना चाहिए एक गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है 6 साल या फिर 65 ईयर्स, ये हो गया यूपीएससी का। और जो स्टेट पीएससी होती है उसमें 62 ईयर्स आते हैं। ओके तो नॉमिनेशन होती है ना जो स्टेट वालों की, तो वही आगे जाके जो हैं वो यूपीएससी के मेंबर बन जाते हैं। तो इनका प्रोसेस क्या है? रिमूवल बाय प्रेसिडेंट इनको रिमूव करते हैं। चेयरमैन जो है ना वो एलिजिबल नहीं होते हैं फिर से वो उसी पोस्ट पे पहुंचने के लिए, या फिर किसी भी पोस्ट पे पहुंचने के लिए रिलेटेड टू यूपीएससी। ठीक है, इनके जो चेयरमैन होते हैं वो एलिजिबल नहीं है, बट इनके जो मेंबर्स होते हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं, बट सेम पोस्ट पे नहीं आएंगे। अगर इनके मेंबर हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं, बट वो अपने सेम पोस्ट पे नहीं आ सकते। स्टेट के मेंबर बन सकते हैं यूपीएससी के कोई भी, बट जो चेयरमैन है वो एलिजिबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। और इनकी जो प्रोविजंस हैं वो बाइंडिंग नहीं होती, सिर्फ डायरेक्टरी होती हैं, मैंडेटरी नहीं होती हैं। होता है ना, आपने केसेस भी देखे होंगे कि कोई मैम थे वो बोल रहे थे कि मैंने पेपर भी दिया, मेरी सिलेक्शन भी होगी, स्टिल आई एम फाइटिंग टू गेट इन टू दैट रैंक ऑफ माई डिज़ायरेबल एम। क्यों नहीं हुआ? हो सकता है कि यूपीएससी ने वो रिकमेंड कर दिया, बट वो जो आगे उनकी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वालों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, हो सकता है कोई क्लॉज उनका मिसिंग हो। ठीक है, तो बहुत केसेस आते हैं। तो इनकी जो डायरेक्टरी प्रोविजंस होती हैं, ना कि मैंडेटरी, याद रखना है आपको। ओके देन कम्स फाइनेंस कमीशन। ये हैं, कौन है ये? एन.के. सिंह हैं। ये अपनी रिपोर्ट अभी के जो 15th फाइनेंस कमीशन है उनका जो डिविजिबल पूल है 41% जो टैक्सेस स्टेट का उन्होंने दिया है, तो उसके हिसाब से इन्होंने एक जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट सर को दे रहे हैं जो पहले प्रेसिडेंट थे। ओके जी। तो आपको याद रखना किसने? एन.के. सर ने। एन.के. सिंह जो हैं वो अभी के फाइनेंस कमीशन हेड है।
फाइनेंस कमीशन क्या है, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, आर्टिकल 280 में आती है। और कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है हर 5 साल बाद, जब उनको ज़रूरत लगती है कि अब हमें बनानी चाहिए, हर पर 5th ईयर। ओके जी। और ये भी रीअपॉइंटमेंट हो सकती हैं इनकी भी, मेंबर्स की। मेंबर्स कौन से होते हैं, पब्लिक अफेयर की नॉलेज हो, जो एलिजिबल हो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, जिनके पास नॉलेज हो फाइनेंस की, जिनके पास नॉलेज हो अकाउंट्स की और फाइनेंशियल मैटर्स की, इकनॉमिक्स की वाइड नॉलेज हो। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के रिलेटेड ही जिनके पास नॉलेज हो उन्हीं को लगा रहे हैं ये मेंबर की टीम में। ठीक है। इनको अगर आप पूछ ले हु इज़ कॉल्ड द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, तो कौन है, फाइनेंस कमीशन आपकी। इनके भी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती हैं। क्या करते हैं, ये नेट प्रोसीड्स को देते हैं, कंसोलिडेटेड फंड में काम करते हैं, जो ग्रांट्स देते हैं, या फिर ग्रांट्स इन एड। ये सिर्फ एड बॉडी है, या अगर आप बोलें कि बाइंडिंग है तो बाइंडिंग नहीं है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 में। ठीक है, ये 65th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना था, और 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनी गई थी, उसके अंडर आते थे, है ना। तो इसके बाद 89th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो ये एक कमीशन बनी थी, उनको उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, शेड्यूल कास्ट के अलग से बना दी कमीशन और शेड्यूल ट्राइब की अलग से बना दी। ठीक है, अपना अपना एरिया ऑफ डोमेन उन्होंने दे दिया, डोमेन एक्सपर्टीज़ भी दे दी उनको। याद रखना है 65th जो अमेंडमेंट एक्ट है उसने ये बनाई, ठीक है, कमीशन, और बाइफरकेट किसने की, 89th अमेंडमेंट एक्ट ने। एनुअली अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। पावर्स कौन सी होती है इनके पास, सिविल पावर्स होती हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल नहीं। और जो एसटी वाले हैं आर्टिकल 338 ए में आते हैं। ठीक है, और उनके पास क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो खुद यूज़ कर सकते हैं। ओके, एससी के लिए क्या है, कमीशन जो एससी की है आर्टिकल 338 वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए है, और जो आर्टिकल 338 ए है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये आपके गवर्नर थे, आप एक स्टेट के एक्स गवर्नर थे, अब क्या बन गए, ये न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं, जीसी मुर्मू। ओके जी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी। आर्टिकल 148 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, इनका भी कार्यकाल कितना है, 6 साल या फिर 65 ईयर्स, जो भी अर्लियर होगा। इनको भी बोला जाता है कि ये एजेंट हैं पार्लियामेंट के होते हैं, ऐसे बोला जाता है। और ये ऑडिटिंग प्रोसेस करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जो रिसीट्स एक्सपेंडिचर हैं उनका लेखा जोखा देखते हैं, उनकी ऑडिटिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। कंटिजेंसी फंड, ये पब्लिक अकाउंट की जो भी रिसीट्स एक्सपेंडिचर वगैरह हैं उनको गाइड भी करते हैं, फ्रेंड फिलोसफर भी हैं, और साथ में क्या करते हैं, पूरा उनको रिसीट को देखना है, पूरा हिसाब किताब लाना है, और इनको फिर आगे रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम सुना ना, ठीक है, वो अंडर काम करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अटॉर्नी जनरल। आपको पता होगा ये लॉ मिनिस्टर, मतलब हेड लॉ ऑफिसर होते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर 1 पे होते हैं, आर्टिकल 76 में आते हैं। ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये पार्ट बन जाते हैं। तो कौन इनको करता है, अंडर किसके अंडर काम करते हैं, बाय प्रेसिडेंट। ओके, कुछ क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कुछ ऐसा है नहीं, उन्होंने प्रॉपर नहीं दी हैं, बस ऐसे बोला है कि जो बंदा क्वालिफिकेशन उसके पास हो, इतना क्वालिफाइड हो कि वो जज बन जाए सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो वो हो गया अटॉर्नी जनरल। इनकी टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो फिक्स्ड नहीं है, दे वर्क अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वो क्या पढ़ते हैं, इनकी भी एडवाइजरी नेचर है, एडवाइस ही दे सकते हैं, अगर कहीं पे वो दोनों हाउस में हैं वो बैठ सकते हैं, बट उनके पास राइट नहीं है वोट करने का। ठीक है ना, समझ लीजिए कोई बिल है या कुछ भी है, वो कोई मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस है, उसमें ये सिर्फ बैठ सकते हैं दोनों हाउसेज में, लोकसभा में, राज्यसभा में, बट इनके पास पावर नहीं है वोट करने की। और कभी भी अगर इंटरनेशनल मैटर्स पे हो या डोमेस्टिक मैटर्स पे, तो ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, पहले कौन थे, के वेणुगोपाल जो हैं, उनको एक्सटेंशन मिल गया है, हो गया अटॉर्नी जनरल। देन कम्स एडवोकेट जनरल।
एडवोकेट जनरल, जैसे वो लॉ ऑफिसर हैं यूनियन के, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किसके हो गए, स्टेट के। और जो आपके JNK के जो एडवोकेट जनरल हैं वो कौन है, एक लेडी हैं मोनिका कोहली, याद रखना, मोनिका कोहली जो है आपके JNK के एडवोकेट जनरल हैं। ओके जी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के। वही जैसे हमने पढ़ा कि वो एलिजिबल होते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कौन से होते हैं, एलिजिबल होते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट। इनकी एज क्या है, 62 ईयर्स, ठीक है, वहाँ पे 65 थी, इनकी 62। सेम, कोई फिक्स टर्म नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, बस प्रेसिडेंट को ये, सॉरी, अगर वो यूनियन में होंगे तो प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफ़ा देंगे, जब ये स्टेट में हैं तो किसको देंगे, गवर्नर को देंगे। ये भी प्लेजर ऑफ गवर्नर में आते हैं और सेम प्रोसीजर है इनका भी, रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को। कोई भी बात है अगर उनको रिप्रेजेंट करनी है तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो बाकी जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप भी अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लाएं और हमारे चैनल को जितने से ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।